एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का वीडियो लेकर आई हूं जिसमें मैं आपको केस बेस्ड क्वेश्चन बता रही हूं। ये पूरी सीरीज चलेगी हमारे फाइनल बोर्ड एग्जाम तक। मतलब आपको डेली एक वीडियो मिलेगा केस बेस्ड क्वेश्चन का। आपका ये जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही छोटा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि केस बेस्ड क्वेश्चन है तो बहुत लेंथी वीडियो होगा। छोटे छोटे से वीडियोस बनाऊंगी जिसमें मैं 5 क्वेश्चंस बताऊंगी केस के, ताकि आपको पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका रिवीजन भी होता जाए और ज़्यादा टाइम भी आपका वेस्ट ना हो, क्योंकि लेंथी वीडियोस देखने में आपका टाइम वेस्ट होता है। छोटे छोटे वीडियो देखिए और अपनी पढ़ाई को डेली कंटिन्यूएशन में बढ़ाते जाइए। अकाउंटेंसी के, बिजनेस स्टडीज के सभी वीडियोस में बहुत ही छोटे छोटे बना रही हूँ क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम पास हैं और आपको उसकी भी तैयारी करनी है। तो बस ये 5-5, 10-10 मिनट के वीडियोस देखते जाइए और रिवीजन करते जाइए। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 के साथ, क्योंकि ये है आज का लेक्चर 1। ध्यान से स्क्रीन पर केस लिखा हुआ है, आप पढ़ते जाइए, मैं आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ। रमेश द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड, ठीक है ना। यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। रमेश है वो प्रोडक्शन मैनेजर है, एक कंपनी है जिसका नाम क्या है XYZ लिमिटेड, ठीक है ना। बिलीव इन यूजिंग इनोवेटिव टेक्निक एंड इफिशिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये जो है रमेश ये बिलीव करता है कि जो अपना बिजनेस है या जो अपना काम है उसमें वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव टेक्निक और इफिशिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का यूज़ करता है। ही यूज टू मेथड वेयर वर्कर आर ट्रेन टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एंड एनकरेज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी। ये क्या करता है, इस तरीके से वर्कर से काम कराता है कि वो अपनी टास्क को पूरा कर सके, मल्टीपल टास्क कर सके, साथ ही साथ वो क्वालिटी वर्क को भी क्या करता है, एनकरेज करता है। ही ऑल्सो एंश्योर दैट द डिवीजन ऑफ वर्क एंड द अथॉरिटी इज क्लियर। ये भी इंश्योर करता है कि जो काम का डिवीजन है वो सही हो और जो लोगों को अथॉरिटी प्रोवाइड की जाए वो करेक्ट हो। लेकिन इस सब चीज़ों के बाद भी क्या होता है, जो वर्कर्स जो उसके अंदर काम कर रहे हैं वो खुश नहीं है, उनके बीच क्लैश है, क्योंकि वो काम को लेके कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है। अब ये जो केस है, इस केस के आधार पर आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, विच 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर बीइंग फॉलोड बाय रमेश। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन से 2 प्रिंसिपल हैं जो रमेश के द्वारा फॉलो किए गए हैं, ठीक है ना। 2 प्रिंसिपल, तो पहला तो उसने क्या फॉलो किया है, डिवीजन ऑफ वर्क, क्योंकि यहां पर वो काम का डिवीजन किस तरीके से कर रहे हैं वो बताया गया है। और सेकंड कौन सा किया है उसने, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, ताकि लोगों को पता चले कि किस तरीके से उन्हें काम करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बीइंग वायलेटेड। मतलब ऐसा कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जिससे लोग खुश नहीं हैं। तो उसका जो सेकंड ऑप्शन है, मतलब इसका जो सही है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप सही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हो लोगों को, आप सही काम नहीं सौंप रहे हो, तभी तो उनके बीच क्लैश हो रहा है, तभी तो वो चीज़ों को लेके कंफ्यूज हैं। तो यहाँ पर हमें जो प्रिंसिपल का मैनेजमेंट बताना है वो जिसके कारण उनके बीच क्लैश हो रहा है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी सजेस्ट हाउ रमेश कैन एड्रेस द वर्कर कंप्लेंट। तो अब रमेश क्या करेगा जो वर्कर्स की कंप्लेंट को दूर करने के लिए, तो यहाँ पर रमेश क्या करेगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको साथ में बताएंगे, डायरेक्शन देंगे कि किस तरीके से काम करना है। तो देखो बच्चों, इसी तरह से केस पूछे जाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अब आपको यहाँ पर सही पॉइंट बताना है, क्योंकि देखो बच्चों को बिजनेस स्टडीज बहुत इजी लगती है, वो सिर्फ पॉइंट पढ़ लेते हैं लेकिन अंदर की चीज़ को नहीं समझ पाते। लेकिन जब केस बना के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इस तरह से इसे ध्यान रखना है। सेकेंड वाला केस देखते हैं, ABC प्राइवेट लिमिटेड इज प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशन। देखो एक है कंपनी ABC,
वो प्लानिंग कर रही है कि जो उसके ऑपरेशन है उसे एक्सपेंड करे। द HR मैनेजर प्रपोज हायरिंग न्यू एम्प्लॉय, जो HR मैनेजर है वो बोल रहा है कि हम नए एम्प्लॉय को हायर कर लेते हैं। बट द CEO सजेस्ट प्रमोटिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, मतलब जो CEO है वो कह रहा है कि जो एम्प्लॉय हैं उन्हीं को ही हम प्रमोट कर दें, लेकिन जो HR डिपार्टमेंट है वो ये कह रहा है कि नए एम्प्लॉय को हायर करें। द HR मैनेजर आर्ग्यू दैट न्यू एम्प्लॉय विल ब्रिंग फ्रेश आइडिया while the CEO emphasized the importance of loyalty and organizational knowledge। मतलब ये बोल रहा है कि CEO बोल रहा है कि ये लॉयल्टी की बात है, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन्हीं को ही प्रमोट कर दो, लेकिन ये क्या बोल रहा है, जो HR मैनेजर ये कह रहा है कि नए लोग आएंगे, उनके नए आइडियाज आएंगे तो क्या होगा ना, और ज़्यादा हमारी फर्म ग्रो करेगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, क्या क्वेश्चन बन रहा है, विच 2 सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट आर बीइंग डिस्कस। तो यहाँ पर देखो रिक्रूटमेंट की बात हो रही है क्योंकि हम किसी को हायर करने की बात कर रहे हैं। HR मैनेजर कह रहा है कि या तो प्रमोट कर दो, या दूसरा जो CEO है वो कह रहा है, नहीं CEO कह रहा है कि प्रमोट कर दो और HR मैनेजर कह रहा है कि हायर कर दो। तो यहाँ पर जो 2 चीज़ों की बात हुई है वो है पहला प्रमोशन, है ना, पहला क्या है, प्रमोशन, और दूसरा है हायरिंग न्यू एम्प्लॉय। समझ गए आप बात, ये 2 चीज़ों की बात हुई है। गिव 1 एडवांटेज ऑफ ईच सोर्सेज। तो ये जो प्रमोशन है और हायरिंग न्यू एम्प्लॉय है, इन दोनों के ही हमें 1 एडवांटेज बताने हैं। तो देखो यदि क्या होगा, प्रमोशन होगा तो हमें किसकी बात की गई है, मोरल एंड लॉयल्टी, ये लिखा है ना, क्वेश्चन में ही लिखा रहता है मोरल एंड लॉयल्टी। और यदि हम नए एम्प्लॉय को हायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, न्यू आइडियाज। तो ये 2 चीज हो गई। इफ यू वर द HR मैनेजर व्हाट वुड यू रिकमेंड एंड व्हाई। यदि हम HR मैनेजर होते तो इन दोनों में से हम क्या रिकमेंड करते। तो देखो ये आपकी सोच पे है, इसमें आप कोई भी आंसर लिख सकते हो कि आप क्या रिकमेंड करोगे। जैसे मैं लिखूंगी यदि, तो मैं लिखूंगी बैलेंस अप्रोच, मतलब हम कुछ लोगों को प्रमोट कर देते हैं और कुछ नए एम्प्लॉय हायर कर लेते हैं, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा देना है, ठीक है नहीं। नेक्स्ट देखो केस 3, श्रेया रन अ बेकरी बिजनेस। श्रेया है वो एक बेकरी बिजनेस चलाती है। शी रिसेंटली लॉन्च अ न्यू रेंज ऑफ ग्लूटेन फ्री केक, ठीक है ना, उसने केक, ग्लूटेन फ्री केक का बिजनेस लॉन्च किया। टू प्रमोट द प्रोडक्ट शी यूज सोशल मीडिया एड्स एंड ऑफर डिस्काउंट फॉर बल्क ऑर्डर्स। उसने क्या किया, इसे प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया पे एड्स डाले और साथ ही साथ डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया यदि आप ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर्स दोगे इसके लिए। डिस्पाइट द गुड मार्केटिंग एफर्ट सेल्स रिमेन लो बिकॉज द कस्टमर्स फाइंड हर प्रोडक्ट टू एक्सपेंसिव कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर। इतना सब करने के बाद भी उसको जो कस्टमर थे उसने प्रोडक्ट को नहीं पसंद किया क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा महंगा है और इसलिए उसे नहीं किया परचेज। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन रहा है, आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स बीइंग फोकस्ड ऑन बाय श्रेया। देखो सबसे पहले तो ये एलिमेंट बताना है कि जब उसने बेकरी का बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने कौन से एलिमेंट है जिस पर फोकस किया। तो सबसे पहला एलिमेंट है इसमें प्रोडक्ट एंड प्रमोशन, प्रोडक्ट एंड प्रमोशन, ठीक है। सेकंड, विच एलिमेंट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम इन सेल्स। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके कारण सेल्स में प्रॉब्लम हुई, तो वो है प्राइसिंग एलिमेंट, क्योंकि प्राइसिंग उसने ज्यादा रख दी। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सजेस्ट हाउ श्रेया कैन रिजॉल्व द इशू। अब आपको बताओ कि अब श्रेया इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलेगी, उसे कैसे रिजॉल्व करेगी। तो इसके लिए वो क्या करेगी, रिड्यूसिंग प्राइस एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। मतलब क्या करेगी, वो प्राइस को थोड़ा सा रिड्यूस करेगी और जो उसके कॉम्पिटिटर हैं जो बहुत अच्छी सेल कर रहे हैं उनको देखेगी कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखा है, क्या कारण है जिससे उनकी सेल ज़्यादा हो रही है। बस यही चीज़ बतानी है। केस नंबर 4 देखो, राजीव लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर कंपनी प्लानिंग टू बाय अ न्यू मशीनरी। राजीव लिमिटेड है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है,
वो क्या कर रहा है, नई मशीनरी को बाय करने की प्लानिंग कर रहा है। द फाइनेंस मैनेजर सजेस्ट यूजिंग रिटेन अर्निंग इंस्टेंट टू टेकिंग अ लोन। अब जो फाइनेंस मैनेजर है ये इसमें बीच में उसने एंट्री मारी और उसने कहा कि तुम मशीनरी खरीद लो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन तुम क्या करो, लोन मत लो, साथ जो हमारी अर्निंग है, जो हमारे कमाई हो रही है उससे ये मशीनरी खरीद लो। हाउएवर द सीईओ इज वरीड दैट द माइट अफेक्ट द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो सीईओ है वो थोड़ा सा टेंशन में है कि यदि हमने हमारी अर्निंग जो हमें कमाई हो रही है उससे मशीनरी खरीद ली तो हम डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे हमारे एम्प्लॉयज में। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल डिसीजन बीइंग डिस्कस। देखो यहाँ पर कौन सा ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन है जो डिस्कस हुआ है। तो देखो यहाँ पर प्लानिंग हो रही है नई मशीनरी को खरीदने की, तो यहाँ पर जो नया डिस्कस हुआ है वो हुआ है फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है ना, मतलब आपको मशीनरी खरीदने में कैसे पैसा लगाना है, लोन लेना है या आपको अपनी रिटेन अर्निंग यूज करनी है, तो यहाँ पर ये बातें डिस्कस हो रही हैं। व्हाट आर द टू ऑप्शन अवेलेबल फॉर फाइनेंसिंग द मशीनरी। तो पहला क्या था, लोन है ना, लोन या डेब्ट, डेब्ट भी बोलते हैं, और सेकंड क्या था, रिटेन अर्निंग, मतलब जो हमारी अर्निंग हो रही है उसकी बात हो रही थी। ठीक है, स्टेट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज यूजिंग रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग का यदि हम यूज करते हैं तो एक एडवांटेज बताओ। तो रिटेन अर्निंग यदि हमने यूज करी तो हमारे पास क्या होगा, है ना, एडवांटेज क्या होगा, नो रीपेमेंट। हम यदि लोन लेते हैं तो हमें उन्हें पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमारा खुद का ही पैसा है तो हमें किसको देना है वापस, तो कोई रीपेमेंट नहीं करना होगा। और डिसएडवांटेज क्या है इसका, डिसएडवांटेज है डिविडेंड might be dividend effect। ठीक है ना, मतलब आपका पैसा कम हो जाएगा, आपने पैसा खर्च कर दिया मशीनरी के लिए, अब आप डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो वो इफेक्ट हो सकता है। क्लियर हुआ, इस तरह से आपसे केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और केस देखो, लास्ट केस है इस वीडियो का। कैप्चा लिमिटेड इज द कंस्ट्रक्शन कंपनी इन विच ऑल द एम्प्लॉय लर्न वेरियस वे ऑफ डीलिंग विथ डाइवर्स सिचुएशन फ्रॉम देयर सीनियर्स। ये एक कंपनी है कैप्चा लिमिटेड। यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो अपने सीनियर से बहुत सारी तरीके सीखते हैं, वेरियस वेज से, ताकि वो जो डाइवर्स डिफरेंट सिचुएशन आ जाएं उनसे कैसे डील कर सकें। कंपनी प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, दोनों तरह के इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। दिस हेल्प द एम्प्लॉय टू ग्रो एंड डेवलप देयर एबिलिटी, जो एम्प्लॉय की एबिलिटी ग्रो करने में हेल्प करती है। द ऑर्गेनाइजेशन बिहेव एज ए रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी, ऑलवेज क्रिएट अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, इट हैज़ पॉजिटिव इमेज इन द मार्केट। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे काम करती है जिससे उसकी मार्केट में अच्छी इमेज हो जाए। द ट्रेनिंग मॉड्यूल आर एक्सीलेंट एंड द एम्प्लॉय ऑलवेज ट्राई टू फाइंड यूनिक वे टू प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन इन द कॉन्स्टेंट ऑफ रैपिडली चेंज बिजनेस एनवायरमेंट। ठीक है ना, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं यहाँ पर। दिस हैज़ बी हेल्प टू द ऑर्गेनाइजेशन टू एडजस्ट स्मूथली। तो मतलब यहाँ पर जो पूरी तारीफों के पुल मारे गए हैं कैप्चा लिमिटेड के कि वो किस तरीके से काम करती है वही बताया गया है। अब इसमें नीचे क्या पूछा क्या गया है, नीचे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई एंड स्टेट 3 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड हेयर। तो यहाँ पर ऐसे 3 कौन से पॉइंट्स की बात की गई है जो हाईलाइट करते हैं इन सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस को। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है कि वो सारे एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखती है ताकि एम्प्लॉयज़ ग्रो कर सकें और अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकें। तो पहला ऑप्शन होना चाहिए इसका, हेल्प टू अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब साथ ही साथ क्या करती है, वो सोसाइटी के लिए भी काम करती है। ठीक है ना, तो हेल्प टू ग्रो सोसाइटी। और तीसरा और क्या करती है, आप ही उसमें से सर्च कर सकते हो, तीसरा काम क्या करती है, और वो क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो
तो ये 3 काम करती है। तो आप इसमें से जो लाइनें पढ़ेंगे उसमें से ही चूज कर लेना कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है। इन 3 के अलावा आप कोई भी अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन वो केस से रिलेटेड ही होना चाहिए। तो बच्चों आज यहाँ पर मैंने 5 केस बताए। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें अगले केस पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम तक आपको केस को लेके किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।